था नाइट्रेशन और दूसरा था सल्फोनेशन। बाकी तीन कौन कौन से थे जरा याद करो। नाइट्रेशन और फ्रीडम सल्फोन। हाँ फ्रीडम बराबर। एक फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन था, दूसरा फ्रीडम एसाइलेशन। आइसोलेशन। हाँ फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन था। एंड लास्ट वन हेलोजिनेशन था। क्या था? हेलोजिनेशन था। बराबर। मैं सारे रिएक्शन जो ये कल हमने दो किए वो और बाकी के तीन जो है वो एक साथ देख लेते हैं। ये हेलोइरिन मैंने बीच में लिख दिया है। एक चीज जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप लिख सकते हो। जनरली क्लोरीन ब्रोमीन हम ज्यादा यूज करते हैं। तो ये हेलो एरिन्स जो है, नाइट्रेशन में हमने क्या लिया था कल? तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। और हमने ये कहा था कि ये मिक्सचर में से हमें NO2 प्लस मिलता है। ये NO2 प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो कहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा? तो ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किए थे हेलोइन के, उसके ऊपर से हमें ये पता चला था कि ऑर्थो और पेरा पर नेगेटिव चार्ज आता है रेजोनेंस के दौरान। तो ये जो NO2 प्लस है जो नाइट्रेटिक मिक्सचर में से हमें मिलेगा, वो कहां पर अटैच होगा? तो ऑर्थो पर भी हो सकता है। और प्रोडक्ट दूसरी हमें कौन सी मिली थी? पेरा वाली प्रोडक्ट भी मिली थी। मेजर कौन थी भाई, ऑर्थो या पेरा? पैरा कौन सी मेजर? हाँ पेरा। और उसका रीजन क्या दिया था एक वर्ड में? रिपल जंकम। अरे बराबर है। एक वर्ड में देना है तो स्टेरिक हिंड्रेंस हमने कहा था। बराबर है। थोड़े अच्छे वर्ड लिखो तो अच्छा लगता है। तो आप बराबर ही हो। आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है कि भाई रिपल्जन कम होगा ग्रुप ग्रुप के बीच में, और तो पर ज्यादा होगा, इसलिए वैसी माइनर प्रोडक्ट मिलेगी। दूसरा हमने लिया था सल्फोलेशन। कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो तो थोड़ा हीटिंग की जरूरत होती है, मैंने कहा था। साथ में अगर SO3 भी डालते हो जिससे हम ओलियम कहते हैं, तो ऑलरेडी हीटेड है। तो यहाँ पर भी ऑर्थोपेरा वाली प्रोडक्ट मिलेगी कि ऑर्थो पर भी SO3H आता है और पेरा पर भी SO3H ऐसी प्रोडक्ट होती है। ज्यादा पेरा वाली प्रोडक्ट होती है। नेक्स्ट वन जो है हेलोजिनेशन हम जिसे कहेंगे। हेलोजिनेशन नाम के ऊपर से आपको पता चलता है कि भाई हेलोजन ऐड होता होगा। बराबर है। क्या करना चाहिए? तो आपको प्योरली डाइहेलाइड लेना है। इसका मतलब अगर आप क्लोरीन ऐड करना चाहते हो तो Cl2, अगर आप ब्रोमीन ऐड करना चाहते हो तो Br2। उसकी ब्रेकेज कैसे होगी? मान लीजिए दो क्लोरीन जुड़े हैं तो उसमें से एक बनेगा प्लस और एक बनेगा माइनस। हिट्रोलाइटिक फिजन होगा। जो प्लस बनेगा वो हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, और जो माइनस बनेगा वो कहाँ जाएगा? तो उसके लिए एक कैटलिस्ट रखा जाता है, लेविस एसिड, एनहाइड्रस AlCl3। किसे कहते हैं लेविस एसिड? मैंने वर्ड लेविस एसिड बोला है, कोई समझाएगा मुझे लेविस एसिड किसे कहते हैं? डिफाइन करेगा? जो किसी लेविस बेस के पास से लोन पेयर्स एक्सेप्ट करे। हाँ मतलब द स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज और आर नोन एज लेविस एसिड। एसिड एक्सेप्ट करता है, बेस जो है वो डोनेट करता है। बराबर है, सही हो आप। तो यहाँ पर AlCl3 इसलिए रखा कि वो एक बीच में इंटरमीडिएट बनाता है AlCl4 माइनस। तो ये Cl माइनस वो थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है, और जो Cl प्लस है वो फ्री फॉर्म में मिलता है। तो वो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या तो पेरा पर जुड़ेगा। पेरा वाली प्रोडक्ट ज्यादा पॉसिबल है। बाद में क्या होगा, पूरी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, मैं आपको लिख कर समझाऊं क्योंकि ये चीज है वो जानने लायक है। मान लीजिए कि ये जो हेलोजन वाला पोर्शन है उसके साथ आपने जो Cl2 डाला AlCl3 की प्रेजेंस में, और बनेगा क्या? तो बनेगा यहाँ पर एक H जाएगा और वहां पर Cl आएगा। ये खास याद रखिएगा HCl। बट स्टेप इतने होते हैं। फर्स्ट ये Cl2 है, उसके साथ AlCl3, इट इज अ लेविस एसिड हमने ये कहा था। तो वो Cl माइनस जो है वो अपने साथ जोड़कर AlCl4 माइनस बनाता है और Cl प्लस हमें मिलता है। ये इतना स्पीडीली होता है कि हम इसे ये स्टेप को अलग नहीं कर सकते। हमें डायरेक्ट यही मिलता है। ये Cl प्लस जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर? हेलोएरिन के ऊपर। मतलब या तो ऑर्थो के ऊपर जुड़ेगा या तो पेरा के ऊपर जुड़ेगा, और हमें मिलेगा। बट ये जब जुड़ेगा ना तो वैसे ही नहीं जुड़ेगा, यहां से एक H रिमूव होगा।
और वो H इलेक्ट्रॉन देकर रिमूव होता है, बराबर है। तो H प्लस रिमूव हुआ होगा यहाँ से, और वहां पर Cl जो है वो प्लस के फॉर्म में जुड़ा हुआ होगा। अब क्या होगा, ये जो H प्लस रिमूव हुआ है ऑर्थो या पेरा पर से, वो H प्लस ये AlCl4 जो माइनस बना था उसमें से वो Cl माइनस के साथ वापस जुड़ेगा, मतलब बनेगा HCl, और AlCl3 हमें वापस मिलेगा। अब ध्यान से देखिए AlCl3 ऐड हुआ, रिमूव भी हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंजप्ट नहीं हुआ देखो, बट जरूरी है रिएक्शन के लिए, स्पीड बढ़ाता है रिएक्शन की, तो हम उसे क्या कहेंगे भाई, कैटलिस्ट। इट इज एक्ट एज अ कैटालिस्ट। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट एज अ कैटालिस्ट, यहाँ पर ये कैटालिस्ट का काम करता है, बट ये होना जरूरी था क्योंकि वरना यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इतना इजीली नहीं मिलता जितना इसकी प्रेजेंस की वजह से मिला। तो वापिस AlCl3 मिल गया, बट इसने एक काम हमारे लिए अच्छा कर दिया कि जो हेलो एरिन था उसका हेलोजिनेशन करके दिया हमें, बराबर है। तो हम सिर्फ इतना याद रखते हैं, मेन रिएक्शन याद रखते हैं, बट उसके पीछे इतना जो है वो काम होता है वो आपको पता होना चाहिए, बराबर है। ये पूछा नहीं जाएगा, बट अगर जेई नीट में कहीं बीच में आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, कहीं पर ये काम में आ सकता है, बराबर। ये हेलोजिनेशन है। Br2 लेते हो तो यहाँ पर Cl के बदले Br आएगा, बस इतना ही फर्क है। तो ये तीन चीजें हमने कही, जो तीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे वो लिए, कौन कौन से, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन। अब दो लगभग सिमिलर कहे जाए ऐसे जो दो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल और क्राफ्ट नाम के साइंटिस्ट है, उसने ये जो रिएक्शन है अल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप कैसे ऐड किया जाए उसके लिए ये रिएक्शन दिया। एक स्पेसिफिक रिएजेंट जो है वो तो खास यूज होता है, जो ऊपर हमने किया वो एनहाइड्रस AlCl3, उसके बिना ये रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं कह सकते आप, बराबर है, और होता भी नहीं। मान लीजिए आपने ये जो हेलो एरिन लिया है, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन लिया है, उसमें आप ऑर्थो या पेरा पर कोई अल्काइल ग्रुप ऐड करना चाहते हो, मतलब कार्बन की चेन ऐड करना चाहते हो, तो खास याद रखिए आपको जो कार्बन की चेन ऐड करनी है, किसी को मान लीजिए दो कार्बन की चेन ऐड करनी है, तो वो चेन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा रिएजेंट लेना है आपको। क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। आपको जो अल्काइल ग्रुप ऐड करना है वो अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन होना चाहिए, और कैटलिस्ट के तौर पर एनहाइड्रस AlCl3 होना चाहिए। अब होगा क्या, ये क्लोरीन ऊपर वाले मैकेनिज्म में एक्ट होगी, ये क्लोरीन जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 के पास माइनस बनकर, और ये टुकड़ा हो जाएगा प्लस। ये टुकड़ा जहां पर जाकर जुड़ेगा वहां से H रिमूव होगा, और ये अल्काइल ग्रुप वहां पर जाकर जुड़ जाएगा, मतलब प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसी मिलेगी। हेलोजन जो है वो तो जुड़ा ही रहेगा, बट वो ग्रुप यहां पर आ जाएगा CH2CH3, ऑर्थो में भी आएगा, पेरा में भी आएगा, बट ज्यादा तो कौन होता है हम सबको पता है, पेरा, बराबर है। मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी, तो मेजर प्रोडक्ट होगी पेरा, ये खास याद रखिए, बराबर है। ये बात हुई अल्काइल ग्रुप ऐड करने की, कोई भी अल्काइल ग्रुप इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ये याद रखिए। बट इसमें थोड़ा चेंज अगर आए, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी चाहिए आपको, मतलब अल्काइल ग्रुप के बाद में कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर होना चाहिए, कार्बन की चेन के बाद टर्मिनल कार्बन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप का होना चाहिए, तो वो ग्रुप को एसाइल कहा जाता है, ये अल्काइल ग्रुप है। और अगर इस तरीके से है CH3CH2COCl, तो इतने टुकड़े को एसाइल ग्रुप कहा जाता है, खास याद रखिए, बराबर है। रिएक्शन सेम होगा कि आपने जो अल्काइल ग्रुप ऐड करना चाहते हो, पर्टिकुलरली एसाइल ग्रुप ऐड करना चाहते हो हेलो एरिन में, वो क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, बराबर है। कोई एक कार्बन वाला मिथाइल ग्रुप ऐड करना चाहता है, बट उसके साथ होना चाहिए, तो CH3CO के साथ Cl होना चाहिए, Cl के अलावा वो याद रखना है। रिएजेंट वही एनहाइड्रस AlCl3 होगा। क्या ऑर्थो पर भी COCH3 जाएगा, पेरा पर भी COCH3 जाएगा, बट पेरा वाली प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगी।
और ये जो है वो माइनर होगी, बराबर है। बट ये कहा जाएगा एसाइलेशन, और ऊपर वाला रिएक्शन है वो क्या कहा जाएगा, अल्काइलेशन। तो ये 5 मेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है जो हमें याद होने चाहिए। ये कन्वर्जन्स में भी पूछे जा सकते हैं, बराबर है। थर्ड और लास्ट टाइप का जो रिएक्शन है, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखे, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देखे, और थर्ड वन जो रिएक्शन हेलो एरिन्स का आ रहा है वो है रिएक्शंस विद मेटल। जैसे हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था वैसे ही हमें एराइल हैलाइड में मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ना है। हमने अल्काइल हैलाइड में मेटल के साथ कौन सा रिएक्शन पढ़ा था, कोई याद करवाएगा मुझे? एक 11th में भी पढ़ा था और अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा था, क्या नाम था वो रिएजेंट रिएक्शन का जिसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन मिलते हैं? आपने जो रिएजेंट लिया है उससे सोडियम एज ए रिएजेंट था, याद है किसी को नाम वो रिएक्शन का? अल्काइल हैलाइड के टाइम वो रिएक्शन को हमने नाम दिया था वुड्स रिएक्शन। क्या नाम दिया था भाई? तो वुड्स रिएक्शन जो है वो हमने नाम दिया था। बट यहां पर अल्काइल हैलाइड नहीं है, यहां पर जो रिएक्शन है वो एराइल हैलाइड के साथ हो रहा है। तो इसमें भी सेम रिएक्शन काम करता है कि आप 2 मोल सोडियम लेते हो और 2 मोल एराइल हैलाइड आप लेते हो। रिएजेंट कौन सा लिया था हमने, सोलवेंट कौन सा लिया था भाई, पता है आपको? यहां पर ये तो याद होना चाहिए, सोडियम मॉइस्चर को टच ना करे इसलिए हमने कुछ ऐड किया था, अगर यहां पर आपको ड्राई। याद है। हाँ, ड्राई ईथर इज द राइट आंसर। तो ड्राई ईथर यहां पर भी लेना है और सेम चीज होगी, 2 मोल सोडियम के साथ 2 मोल क्लोरीन रिमूव होगा और ये 2 रिंग जुड़ेगी। बट इसे आप वुड्स रिएक्शन नहीं कह सकते, उसका रीजन ये है कि वो अल्काइल के लिए ही उसने स्टेटमेंट दिया था। तो ये जो चीज है वो सेम करके किसने दिखाई, तो फिटिग नाम के साइंटिस्ट ने दिखाई कि सेम चीज होती है। तो अल्काइल हैलाइड के लिए जो रिएक्शन है उसे वुड्स रिएक्शन कहा जाता है, और एराइल हैलाइड्स के लिए जो है सेम रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं, सिर्फ ग्रुप एराइल होने चाहिए, तो वो दोनों एराइल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। बट उसे कौन सा रिएक्शन कहा जाएगा, तो वो फिटिग रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिए, बराबर है। वो वाला वुड्स था, ये वाला फिटिग था। अब हमारे अंदर का साइंटिस्ट जागता है, हमें एक क्वेश्चन तो होता ही है कि सर आपने ये कहा कि अल्काइल हैलाइड है तो वुड्स, एराइल हैलाइड है तो फिटिग। अब आपको दिमाग में ये आया होगा कि चलो सर को हम ये पूछते हैं कि एक अल्काइल हैलाइड है और एक एराइल हैलाइड है तो होता है रिएक्शन? तो हाँ होता है। तब भी अब देखो ये तो 2 मोल हो गए, तो अब इसके 2-2 मोल मत लेना, क्योंकि 1 मोल अल्काइल हैलाइड का हुआ, 1 मोल एराइल हैलाइड का हुआ। सोडियम के 2 मोल लेने हैं, और ड्राई ईथर के साथ आप ये रिएक्शन करते हो। ड्राई ईथर वहां पर मॉइस्चर टच ना करे सोडियम को इसलिए रखा है। तो ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करते हो तो ये दोनों सोडियम इसके एक एक हेलोजन के साथ रिमूव होगा, मतलब -2NaX, और एक एरोमेटिक सिस्टम के साथ ये अल्काइल ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। बट इसे नाम क्या दे, तो वुड्स वाला कैरेक्टर भी है इसमें, फिटिक वाला कैरेक्टर भी है, तो इसे कहा जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अगर दोनों मोल अल्काइल हैलाइड के हैं तो वुड्स, दोनों मोल एराइल हैलाइड के हैं तो फिटिक, और अगर एक अल्काइल हैलाइड का मोल है और एक एराइल हैलाइड का मोल है देन इट विल बी अ वुड्स फिटिक रिएक्शन, खास याद रखिए, बराबर। तो ये रिएक्शन विद मेटल्स जो है वो हमने यहाँ पर सीखा, वो याद रखिए। और लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का शुरू हो रहा है, कम काम का है बट जानने लायक है, बराबर है। सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अलग अलग चीजों की, रेयरली पूछा जाता है बट हमें सीखना है, और वो है पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड, या तो हम कहेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 से ज्यादा या 2 हेलोजन प्रेजेंट हो, मतलब एक से ज्यादा हेलोजन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे,
ज्यादा हेलोजन वाला कंपाउंड कहेंगे, पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड कहेंगे। तो ऐसे ढेर सारे कंपाउंड जो है जो बहुत ज्यादा काम के हैं, जिसमें एक से ज्यादा हेलोजन है, जैसे कि CH2Cl2, CHCl3, CHI3, CCl4, प्रियोन्स। और एक जिसका यूज हम करते हैं, इंडिया में बैन है इसके ऊपर, फिर भी इसका यूज खुलेआम होता है, वो है DDT। बराबर। DDT का एक स्ट्रक्चर खास याद रखना, ये पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था जेईई नीट में, DDT के मोलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं पता है अगर आपको, तब सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन सकते नहीं हो। बराबर है। लास्ट में हम वो चीज जो है उसे स्टडी करेंगे, DDT को भी, बट वन बाय वन लेते हैं भाई, ये कंपाउंड्स कैसे है, क्या काम में आते हैं, और हमारे लिए वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। बराबर है। तो सबसे पहले जो कंपाउंड आता है वो है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन जो है वो IUPAC नेम है, याद रखिए। कॉमन नेम में इसे मिथिलीन डाइक्लोराइड भी कहा जाता है। और मार्केट में इसे MDC के नाम से जाना जाता है, मिथिलीन डाइक्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म MDC। बराबर है। सोलवेंट जो लोग बेचते हैं, केमिकल्स वाले जो होते हैं, वो उसे MDC से ही जानते हैं। अब मैंने वर्ड बोला, देखो, सोलवेंट जो लोग बेचते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई सोलवेंट का काम करता होना चाहिए, या तो अच्छा सोलवेंट होना चाहिए। तो ये सही बात है। डाइक्लोरोमीथेन जो है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं यूज होता है तो वो है एज ए सोलवेंट। तो सबसे पहली चीज लिखनी है, इट इज अ वेरी गुड सोलवेंट। बराबर है। दूसरी बात, नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसके ऊपर जो पेंट लगा है, वो पेंट को रिमूव करने के लिए, खास ध्यान रखिएगा, मैंने वर्ड बोला है, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर जो पेंट लगा है उसे रिमूव करने के लिए वो एज अ पेंट रिमूवर भी काम में आता है। लिविंग थिंग इसलिए मैंने नहीं बोला कि अगर ये हमारे हाथों पर या कहीं टच हो जाता है, कोई लिविंग थिंग को टच हो जाता है, देन इट इज वेरी डेंजरस। वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसके एब्यूजेस में हम देखेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स में हम देखेंगे। पहले इसके यूज देख लेते हैं। ड्रग्स, ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन, वो वाली ड्रग्स नहीं, मेडिसिन बनाने के लिए ये कई सारे स्टेप्स में एज अ सोलवेंट जो है वो काम में आता है। इसके अलावा मेटल का जो प्यूरिफिकेशन आता है, क्लीनिंग करते हैं हम मेटल की, वो क्लीन मेटल ऑक्यूपाई करने के लिए या गेन करने के लिए जो है ये सोलवेंट का काम करता है। बट इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, ये तो सारी बातें हमने पॉजिटिव की। तो नेगेटिव चीज ये है कि मिथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। अगर इनहेलेशन में जाए इसकी वेपर्स, या एडमिनिस्ट्रेट हो जाए ये हमारी बॉडी में, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी को कर सकता है, बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक करता है, और सबसे पहले हमें चक्कर आने लगते हैं, टपर, और कोमा में भी हम जा सकते हैं। और बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई तो फुल स्टॉप भी लग सकता है। बराबर ना, मतलब हमारी डेथ भी हो सकती है। बट अगर ये हायर लेवल जो है उसमें हमारी बॉडी में एडमिन हो, तो अगर लोअर लेवल में ये हमारे टच में आता है तो हमारी जो सुनने की कैपेसिटी है, हियरिंग कैपेसिटी है उसे, और हमारी जो आंखें है वो भी जा सकती है, ब्लाइंड हो सकते हैं अगर कम अमाउंट में, लोअर अमाउंट में ये हमारे टच में आता है तो। बट अगर हायर अमाउंट में ये अगर टच में आता है तो क्या हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि हम कोमा में भी जा सकते हैं, इतना ज्यादा इफेक्ट भी हो सकता है। थोड़ी इफेक्ट कौन सी है, तो हमारी उंगलियां जो है वो सुन्न हो जाती है, सुन्न का मतलब अनकॉन्शियस हो जाती है। हमारी फिंगर जो है वो अगर टच करे उसे तो हमारी उंगलियां जो है वो सुन्न हो सकती है, मतलब कि अनकॉन्शियस हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। और हमारी कोर्निया जो है, अगर इसका फ्यूम जो है
वो हमारी आंखों में जाए तो हमारी कॉर्निया जो है वो हार्ड होने लगती है, मतलब ब्लाइंड हो सकते हैं हम। और स्किन के ऊपर गिरे तो रेड रेसिस हो सकते हैं, हमारे स्किन के टच में आए, इसकी वेपर भी, लिक्विड तो दूर की बात है, वेपर भी टच में आए तो रेड रेसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी उसकी नेगेटिव इफेक्ट है। बट फिर भी ये सोलवेंट बहुत अच्छा है, तो एज ए सोलवेंट इंडस्ट्री में ये भरपूर यूज होता है और लेबोरेटरी में भी यूज होता है। कॉलेज के कई सारे प्रैक्टिकल्स में ये चीज इजीली यूज होती है, बराबर है। ये बात हुई डाइक्लोरोमीथेन की। इसका बड़ा मेंबर, हायर मेंबर ये सीरीज का ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नेम क्या है वो मुझे जानना है, किसी को पता है ट्राइक्लोरोमीथेन का? आपने ही बताया था। क्लोरोफॉर्म। हाँ, क्लोरोफॉर्म है, सही। एक ही कार्बन के साथ तीन तीन क्लोरीन जुड़े हैं तो ट्राइक्लोरोमीथेन है ये। बट इसका कॉमन नेम जो है, मतलब कि मार्केट में जो नोन नेम है, वो है क्लोरोफॉर्म, बराबर है। ये भी एक बहुत अच्छा सोलवेंट है, ये याद रखिए। ये जो क्लोरोमीथेन से हमने शॉर्ट नोट 11th में पढ़ी थी, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, दे ऑल आर वेरी गुड सोलवेंट। वो है, वो बहुत अच्छे सोलवेंट है, वो खास याद रखिए। एक बात ये भी सोलवेंट है। दूसरा सबसे बड़ा यूज इसका क्या है, तो आजकल उसका जो सबसे बड़ा यूज जो है ना, वो है रेफ्रिजरेंट का प्रोडक्शन करना, इन प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसमें से फ्रीओन्स बनते हैं। फ्रीओन्स आपने नाम सुना होगा, बराबर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो ठंड क्रिएट कर सकते हैं, कूलनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो रेफ्रिजरेंट कहे जाते हैं। उसके प्रोडक्शन में क्लोरोफॉर्म जो है वो बहुत ज्यादा काम में आता है। एक सबसे बड़ा यूज जो पहले होता था वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म का, सीख चुके हो आप। ट्रीटमेंट के लिए हाँ, इट यूज इज अ, कर। यस, इट इज अ वेरी गुड एनेस्थेटिक सब्सटेंस। हमारी बॉडी को अनकॉन्शियस करने के लिए, पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करने के लिए ये एज एन एनेस्थेटिक यूज होता था। अब लोकल एनेस्थेटिक आ गए, ये जनरल एनेस्थेटिक था। जनरल का मतलब पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। ऑपरेशन कितना भी छोटा हो, पूरी बॉडी को अनकॉन्शियस करना पड़ता है और रिस्क बहुत ज्यादा था। अगर ज्यादा क्लोरोफॉर्म का डोज किसी को लग जाए तो वो कोमा में भी जा सकता था और कई बार उसकी डेथ भी हो जाती थी। बट अब आ गए हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट जो है बॉडी का वो अनकॉन्शियस होता है और उसमें ईथर्स होते हैं। हम अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में ये पढ़ने वाला है, बराबर है। तो ईथर्स जो है वो अब यूज होने लगे, वो याद रखिए। अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्रीथिंग के थ्रू या कोई और फॉर्म में ये 900 ppm से ज्यादा जाए, याद रखना है। अगर ये 900 ppm से कम जाए तो कम इफेक्ट होती है, बट अगर 900 ppm से ज्यादा अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो हम वीकनेस फील करने लगते हैं। हमारी किडनी जो है वो, हमारे इंटेस्टाइन वगैरह जो है वो इससे डैमेज होते हैं। उसका रीजन क्या है पता है? ये हमारी बॉडी में जाते ही एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो पॉइजन है एक्चुअली में, और वो कंपाउंड है फोस्सिन। ये नाम याद रखना कि क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोस्सिन बनाता है, और फोस्सिन का फॉर्मूला है डाइक्लोरोकार्बोनाइल। स्ट्रक्चर ऐसा है, एक बीच में कार्बोनाइल और दोनों तरफ क्लोरीन। ये डेंजरस है फॉर ह्यूमन बीइंग, ये याद रखना है। अगर मेटाबॉलिज्म में चला जाए क्लोरोफॉर्म तो फोस्जिन बन जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या बना देता है, या एयर की प्रेजेंस में क्या बना देता है, फोस्जिन। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को अल्कोहल के साथ मिक्स करके रखा जाता है। पर्टिकुलर टाइप के अल्कोहल के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है और रखा जाता है। 5% जितना अल्कोहल जो है वो इसके साथ मिक्स किया जाता है। और दूसरा वे है इसे डार्क में रखा जाए, या तो डार्क में रखा जाता है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये फोस्जिन इजीली बनाता है। डार्क में रखा जाता है पैक करके, या तो फिर अल्कोहल मिक्स करके रखा जाता है, ये याद रखना, बराबर है। तो ये दो वे ऐसे है कि जिसके थ्रू ये जो क्लोरोफॉर्म है उसे आप स्टोर कर सकते हैं। बट क्लोरोफॉर्म के यूजेस आपने ऊपर देखे, एज ए सोलवेंट, एज एन एनेस्थेसिया, बराबर है। और
ढेर सारे रेफ्रिजरेंट्स जो है, फ्रीओन्स जो है, उसे बनाने के लिए काम में आता है। उसकी नेगेटिव इफेक्ट जो है वो भी आपको लिखनी है, और क्यों नेगेटिव इफेक्ट है तो वो फोस्जिन प्रोड्यूस करता है, वो आपको लिखना है। बराबर है। एक क्लोरोफॉर्म जैसा ही कंपाउंड है, उसे कहा जाता है आयोडोफॉर्म। क्या स्ट्रक्चर में फर्क होगा, कोई कहेगा? नाम के ऊपर से क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में क्या फर्क होगा? जहां जहां पर हाँ जहां जहां पर क्लोरीन है वहां वहां पर आयोडीन आएगा। मतलब CHCl3 था, उसके बदले क्या आएगा? CHI3। इसका कोई इतना बड़ा यूज नहीं है आयोडोफॉर्म का। एक एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस में ये मिक्स किया जाता है, खास याद रखिए। इट कैन बी वेरी यूजफुल एज एन एंटीसेप्टिक। अगर कहीं पर आपको खरोच आई है और सेप्टिक होने के चांसेस है तो उसके ऊपर आयोडोफॉर्म लगाया जाता है। ये खुद कोई एंटीसेप्टिक नहीं है, बट ये आयोडोफॉर्म जो है वो आयोडीन लिबरेट करता है, और आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन जो है वो आयोडोफॉर्म यूज होता है, वो याद रखें। बट इसकी स्मेल जबरदस्त है, आप एडिक्ट हो जाओ, ऐसी स्मेल है। उसका कलर भी वो हाइलाइटर जो आता है ना, ग्रीन पिंक और सॉरी ग्रीन येलो कलर का, कि रेडियम जैसा चमकता है, वो जो वैसा कलर होता है आयोडोफॉर्म का जब ये बनता है तब। और स्मेल जो है वो बहुत मस्त है, मजा आ जाए ऐसी स्मेल है। और विद इन अ सेकेंड्स बना सकते हो आप इसे। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपके पास है तो उसमें से आयोडोफॉर्म इजीली बन सकता है। या प्राइमरी कीटोन है आपके पास, प्राइमरी मतलब CH3CO ग्रुप वाला कीटोन है, तो उसमें से ये इजीली बन सकता है। बट स्मेल बहुत मस्त होती है। बराबर है। तो ये जो चीज है ये आयोडोफॉर्म के लिए सिर्फ एक ही टॉपिक याद रखना है, और वो एंटीसेप्टिक है। बराबर है। नेक्स्ट जो क्लोरोमीथेन की कैटेगरी में आता है वो है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इसका नाम। क्लोरोमीथेन का हाईली सब्स्टिट्यूटेड मेंबर है, चारों के चारों हाइड्रोजन जो है उसकी जगह क्लोरीन है, तो इसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, या टेट्राक्लोरोमीथेन के अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसे कहा जाता है। बट टेट्राक्लोरोमीथेन जो है वायु पीएससी, वो याद रखना है। इसमें भी आप लिख सकते हो कि इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, रेफ्रिजरेंट की प्रिपरेशन में भी काम आता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे हम फ्रीओन्स कहते हैं उसकी प्रिपरेशन में भी ये काम आता है। बट नेगेटिव थिंग इसकी ये है कि ये ओजोन जो है उसमें डिप्लेशन, इसकी फ्यूम्स जो है वो कर सकते हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा हार्म होता है। डायरेक्टली हार्म हो या ना हो, ये ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो फ्यूम्स है वो। बराबर। तो नेगेटिव पॉइंट ये है। पॉजिटिव पॉइंट में एक और आप लिख सकते हो, इट इज अ वेरी गुड डी ग्रीसिंग एजेंट। ये डी ग्रीसिंग एजेंट क्या है? जो ऑयली चीजें होती है मशीनरीज, उसमें से ऑयल अगर आपको निकालना है, देखो ये इजी टास्क नहीं है। अगर वैक्स वाला कोई पार्ट है मशीनरी का तो उसमें से इजीली आप ग्रीस नहीं निकाल सकते, एकदम स्टिकी हो जाता है, स्लरी हो जाती है। तो उसे अगर रिमूव करना है, एकदम क्लीन करना है, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द बेस्ट ऑप्शन। कार्बन टेट्राक्लोराइड से आप ये ऑयल या ग्रीस जो है, एकदम चिपचिपाहट वाली जो चीजें है, उसे एकदम इजीली निकाल सकते हो। कपड़ों पर अगर ये लग गया है तो भी ये जो चीज है वो काम में आती है। एज अ डीग्रीसिंग एजेंट ये बहुत ज्यादा काम में आता है। बराबर है। तो डीग्रीसिंग जो डीग्रीसिंग एजेंट वाला यूज है वो भी आपको लेना है, और पायरान के नाम से ये जाना जाता है। और फायर एक्सटिंग्यूशर में केमिकल से अगर आग लगी है कहीं पर, तो फायर एक्सटिंग्यूशर के तौर पर ये बहुत ज्यादा काम में आता है। ये एक लौता ऐसा सोलवेंट है जो आग को बुझाने के काम में आता है, याद रखिए। बाकी के जितने भी सोलवेंट है वो आग बढ़ावा देते हैं, और ये जो है वो क्या करता है, वो आग को बुझाने के लिए काम में आता है। बराबर है। नेक्स्ट जो हमारे लिए टॉपिक है या कंपाउंड है, पॉलीहेलोजनेटेड कंपाउंड है, वो है फ्रीओन्स इटसेल्फ। जो ऊपर हमने पढ़ा भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म में से बनता है।
इसका हमने नेगेटिव यूज देख लिया है। फ्रियोन जो है पर्टिकुलर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोफ्रियोन का एक मेंबर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो। तो सीएफसी जो है वो ओजोन में डिप्रेशन करता है, आप लोगों को पता है, ग्रीन हाउस है, बराबर है, रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, और ये ओजोन में डिप्लेशन करता है। बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अलावा भी कई सारे फ्रियोन्स है। एक्चुअली में फ्रियोन मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ही नहीं, वो मीथेन और इथेन के जो सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरीन के, उसका कॉम्बिनेशन है, या कलेक्टिवली उसे क्या कहा जाता है, फ्रियोन्स कहा जाता है। मीथेन या इथेन के क्लोरो डेरिवेटिव्स जो है, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स जो है मीथेन या इथेन के, उसे हम फ्रियोन्स कह सकते हैं, ये याद रखना है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, कहीं कहीं कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो है वो रिएक्टिव है, वो याद रखिए, बट स्टेबल होते हैं। बाकी के जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं, बराबर है, और नॉन टॉक्सिक भी है। नॉन टॉक्सिक मतलब हार्मफुल नहीं है, अगर डायरेक्टली आपके टच में आए, जो कोरोसिव भी नहीं है तो आप उसे नॉन कोरोसिव कह सकते हो। और हाँ, एक इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये लिक्विफाई इजीली होते हैं, ये इजीली लिक्विफाई हो सकते हैं। अगर ऐसे गैस को प्रेशराइज किया जाए तो ये इजीली क्या हो सकते हैं, तो लिक्विफाई हो सकते हैं, ये हमें याद रखना है, बराबर है। बट प्रॉब्लम एक ही है, कौन सा, तो वो है उसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से वो ओजोन में डिप्लेशन करता है। ऐसा माना जाता है कि एक पार्टिकल जो है फ्रियोन का, अगर डिप्लेट होता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है, तो वो 10 लाख ओजोन के मोलिक्यूल्स को डिप्लेट कर सकता है, खत्म कर सकता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेशियो बहुत बड़ा है, याद रखिए आप, इसलिए इसे हार्मफुल कहा गया है। वो जनरली अनरिएक्टिव है, बट जो पार्शियली डिकम्पोज होने की जो चांसेस है उसकी वजह से भी ये जबरदस्त डिप्लेशन जो है वो करता है ओजोन में, इसलिए इसका यूज हो सके उतना कम किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीडीटी। एब्रीवेशन बहुत छोटा है डीडीटी का, नाम सामने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम नाम इसका सोचे उससे पहले उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इसमें 2 बेंजीन रिंग है जो वाया कार्बन के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ी है। ये बीच वाला जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और वो कार्बन के साथ एक दूसरा कार्बन जुड़ा है जो 3 क्लोरीन को जोड़कर बैठा है। अब देखो, नाम देना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही, और ये रिंग भी सिंपल नहीं है, उसके दोनों पैरा पोजीशन पर एक एक क्लोरीन है। अब देखो कितने क्लोरीन है इसमें, 5 क्लोरीन है। पहले तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी क्लोरीन आर प्रेजेंट इन डीडीटी, तो आपको बोलना है कि पर मोलिक्यूल 5 एटम है क्लोरीन के, बराबर है। नाम क्या देना है, तो पहले तो कार्बन की चेन जो है वो देखनी है आपको, कितने कार्बन की चेन है, चेन 2 कार्बन की है, बराबर है। मतलब नाम में कहीं ना कहीं इथेन आएगा, मेन स्केलेटन जो है वो है इथेन। अब ये इथेन के साथ आपको पहले 1 नंबर किसको देना है, 2 नंबर किसको देना है, वो हम दे सकते हैं, बट एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन है, तो ये इथेन ऐसा है जिसमें 3 क्लोरीन है, तो इसके नाम में ट्राई क्लोरो इथेन आता है। आप 222 ट्राई क्लोरो बोल सकते हो, या 111 ट्राई क्लोरो बोल सकते हो, वो हम देखेंगे 222 दे या 111 दे। अभी कॉमन नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, ये ट्राई क्लोरो इथेन है, ये कंफर्म। बट ट्राई क्लोरो इथेन में एक कार्बन के साथ 2 बेंजीन रिंग ऐसी जुड़ी है, एक्चुअली ये बेंजीन नहीं है, हाइड्रोजन कम है, तो इसको फिनाइल कहना पड़ेगा। बट ऐसा फिनाइल है जिसकी पैरा पोजिशन में क्लोरीन है, आप देखिए, ये भी ऐसा फिनाइल है जिसकी पैरा पोजिशन में क्लोरीन है, बट दोनों को पैरा कहेंगे, दोनों है तो सिमेट्रिकल, तो एक को हम पैरा कहेंगे तो दूसरे को पैरा डैश कहेंगे, क्योंकि एक ही पोजीशन नहीं है तो दोनों अलग अलग, और दोनों पैरा है तो एक को पैरा कहा, दूसरे को पैरा डैश, तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो
डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये पूरा नाम है इसका। कॉमन नेम खास याद रखिए, डीडीटी का क्या है, पेरापेराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और ये स्ट्रक्चर याद रखना है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस में से बनता है, डीडीटी किस में से बनता है, तो याद रखिए क्लोरोबेंजीन के 2 मोल और एक क्लोरल नाम का कंपाउंड आता है। ये कंपाउंड जो मैंने लिखा है उसे क्लोरल कहा जाता है। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नाम वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे क्लोरल किसे कहते हैं। तो ये क्लोरल है CCl3CHO, और H2SO4 की प्रेजेंस में वो दोनों को रिएक्ट आप करवाते हो तो डीडीटी बनता है। होता क्या होगा आप जरा देखिए, CCl3 यहां पर भी है, CCl3 यहां पर भी है, CH इसमें है, CH इसमें है, प्रोडक्ट में भी है। ये जो डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल ग्रुप का डबल बॉन्ड O, वो ब्रेक होता है और उसकी जगह पर कौन आता है, ये एक रिंग अपना एक H गवाती है, दूसरी रिंग दूसरा H गवाती है, तो 2 H और ये O, H2O रिमूव होगा और उसे एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर H2SO4 रखा है, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये आपको याद होना चाहिए। और ये दोनों रिंग जो है वो कार्बन के साथ जुड़ती है, तो जो यहाँ पर जोड़कर आपको दिखाइए। बट आपके सिलेबस में सिंथेसिस नहीं है डीडीटी का, ये सिर्फ सिखाने के लिए मैंने लिखा है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 देन इट गिव्स डीडीटी। वो क्या प्रोड्यूस करता है, डीडीटी। अब डीडीटी जो है वो इंसेक्टिसाइड का काम करती है। सबसे अच्छा इसका यूज कोई है तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसे ये मार देता है। इसलिए आपने देखा होगा मानसून जब आता है तो हमारे घर के आजू बाजू वो डीडीटी छिड़कने के लिए म्यूनिसिपालिटी के लोग जो है वो आते हैं, बराबर है। सबसे पहले यूज हुआ था 1939 के आजू बाजू, बराबर है। और मुलर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये इन्वेंट किया था, डीडीटी इंसेक्टिसाइड का काम कर सकती है, ऐसा मुलर ने कहा था। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि इसने ये जो इन्वेंशन की उसे डीडीटी मार्केट में जबरदस्त चले, क्योंकि तब कोई ऑप्शन ही नहीं था क्रॉप्स को बचाने के लिए और बाकी के इंसेक्ट्स को मारने के लिए, तब कोई दवाई मार्केट में नहीं थी, तो डीडीटी भरपूर काम में आई। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो डीडीटी है उसकी साइड इफेक्ट सामने आने लगे। सबसे पहले जो काउस थी उसे कैंसर होने लगा। उसके पीछे जो इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुई, उससे पता चला रिसर्च से कि भाई कैंसर जो है वो क्लोरीन वाले कंपाउंड्स की वजह से हुआ है। और जांच के बाद पता चला कि ये सारी काउस ऐसी थी जो कहीं ना कहीं डीडीटी के टच में थी, जिसके जो ओनर्स है वो कहीं ना कहीं डीडीटी यूज करते थे। बाद में डीडीटी के ऊपर जो रिसर्च हुआ उसे पता चला कि भाई डीडीटी जो है वो फिश, काउ और ह्यूमन बींग सभी के लिए कार्सिनोजेनिक है। अगर ज्यादा अमाउंट में ये हमारे बॉडी में एंटर होती है थ्रू इनहेलेशन और एनीथिंग एल्स वे, तो ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर कोजिंग सब्सटेंस। बाद में इसके ऊपर कई सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया कि भाई आप इसका यूज कर सकते नहीं है, फिर भी ये कंट्रीज जो है वो यूज करती है उसका, और कई सारे लोग जो है वो इसकी नेगेटिव इफेक्ट से अभी जूझ रहे हैं। कैंसर भी हो सकता है, तो डीडीटी हो सके उतना कम यूज करिए। बट इसके पॉजिटिव इफेक्ट में एक ही चीज आती है